हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डी एन एजुकेशन अड्डा पर। और आपको बता देना चाहता हूं साइंस का सेगमेंट में केमिस्ट्री का दूसरा क्लास है आज। पिछला क्लास में जहां हम लोग रुके थे कि पदार्थों का वर्गीकरण जहां किए थे हम लोग, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किए थे 5 प्रकार से। उसमें पहला था ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आज हम लोग जो देखेंगे वह रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे। कौन देखेंगे? रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को यानी द्रव्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है तत्व। तत्व के बारे में आपको जानकारी होगा कि तत्व जो है शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि O2, N2, H2, ये सब है ना, एकदम शुद्ध है। इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, प्योर है। उसके बाद यौगिक है। यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि दो शुद्ध पदार्थों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। शुद्ध पदार्थ है। आओ आगे देखते हैं। मिश्रण। इसमें है कि इसमें अशुद्ध पदार्थ है। जब मिश्रण का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण को देखेंगे। अब उसके बाद से सबसे पहले देखते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ। देखे थे ना शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ मुख्यतः यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तत्व एलिमेंट और दूसरे होते हैं यौगिक। शुद्ध पदार्थ कौन कौन होते हैं? एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। नेक्स्ट आओ। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तत्व के बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तत्व का थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं। तत्व के बारे में क्या तथ्य है ऐतिहासिक? रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। कौन थे? रॉबर्ट बायल। यह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर ने दिया था। यही वही है जो एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है। हम अभी बताए हैं आपको कि शुद्ध पदार्थ तत्व होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है और तोड़कर दूसरे किसी पदार्थ में ऐड नहीं किया जा सकता है। तत्व एक सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। देखो, जिस प्रकार बायो में पढ़ते हैं कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी तरह तत्वों के सूक्ष्म कण या संरचनात्मक इकाई परमाणु होता है, एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है, परमाणु होता है। अब आओ देखो, अभी तक लगभग 118 तत्व ज्ञात है जिसमें लगभग 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। अब खोजा गया अंतिम तत्व जो है वह है अनुसेप्टियम। क्या है? अनुसेप्टियम। ये बहुत बाद में खोजा गया। अब देखो, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे। डाल्टन, जॉन डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। बर्जीलियस ने दिया। अब नेक्स्ट आओ, किसने किया? किसने दिया तत्व के प्रतीक का पहली बार सुझाव बर्जीलियस महोदय ने दिया। नेक्स्ट आओ। अब देखो, तत्व देख लिए क्या कहलाता है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थों में परिणत या परिवर्तित न किया जाए। अब देखो तत्व के प्रकार। तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। धातु बोले तो मेटल
अधातु बोले तो नॉन मेटल, और उपधातु बोले तो मेटलॉइड। मेटलॉइड। अब देखो इसमें धातु के बारे में बताया जाता है कि धातु जो होता है ना, ये विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है, और उपधातु जो है ना, ये कुचालक भी होता है और सुचालक भी होता है। यानी कि इसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो भू परिपट्टी पर तत्वों का क्रम। भू परिपट्टी बोले तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर तत्वों का क्रम। सबसे ज़्यादा है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। उसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। उसके बाद एल्युमिनियम है और लोहा है। यह दोनों धातु है, लेकिन अधातु जो है आपका ऑक्सीजन है और सिलिकॉन जो है उपधातु है। भू परिपट्टी पर धातुओं का क्रम। धातुओं का क्रम सबसे पहले एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है और सोडियम है। अब देखो एक बात जान लो, अगर धातु पूछता है आपसे धातु कितना है या धातु सबसे अधिक क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम। अगर तत्व पूछेगा तो तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर? ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखो इसमें लोहा कितना है? 5% है। एल्युमिनियम कितना है? 8% है। तो धातु पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? तो धातु की बात आएगा तो एल्युमिनियम आएगा। एल्युमिनियम कितना पाया जाता है? 8.1%। उसके बाद से कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद सोडियम है। क्लियर? सोडियम के बाद अदर है, बहुत सारा है जिसका परसेंटेज थोड़ा कम है। इसमें ऑक्सीजन 46.6% और सिलिकॉन जो है 28%। पृथ्वी के भू परिपट्टी पर धातुओं का क्रम यही था, अभी भी यही है। अब देखो मानव शरीर में तत्वों का क्रम, वो तो देख लिया हम लोग भू परिपट्टी पर। अब इस समय देखना है मानव शरीर में तत्वों का क्रम। सबसे अधिक मानव शरीर में पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है कार्बन, उसके बाद पाया जाता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अधातु है। क्या है? हाइड्रोजन अधातु है। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम धातु है। ध्यान देना, इसको थोड़ा सा गौर करना। अब देखो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज है, Mn है, मैग्नीज है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व या पाए जाने वाला तत्व जो है नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वह क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड का निर्माण सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन तब हीलियम से हुआ है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, आओ यौगिक के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, समझते हैं यौगिक के बारे में। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात, जितना एक तत्व को उठाया गया उतना ही दूसरे तत्व को उठाया गया और दोनों को मिलाया जाए, तब समझ जाना कि यौगिक का निर्माण हो जाता है। कह रहा है कि एक निश्चित अनुपात में। अब देखो यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। सही बात है। जैसे मान लो कि H2O, ये एक तरफ ऑक्सीजन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों जब मिल गया तो ये तीसरा भिन्न बन के आ गया। H2O क्या बन गया? जल बन गया। अब देखो यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। देखो यहाँ पॉइंट वाली बात है। तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। अब देखो यौगिक को केवल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। यौगिक को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट आओ। अब देखो अणुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें सम अणु, होमोमोलिक्यूल्स, विषम अणु, हेट्रोमोलिक्यूलर अणु के दो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आओ। अब देखो सम अणु में ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं सम अणु कहलाते हैं। माने समान प्रकार के संयोजन से बने होते हैं, तो उसमें दूसरा कोई भिन्नता, दूसरा कोई उसमें ऐड नहीं हुआ हो। सभी तत्वों के अणु
समअणु होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, ये समअणु है। क्लोरीन Cl2 आदि, इसमें ये माने ऐसे इस प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं समान प्रकार के, उसे समअणु कहते हैं। जैसे H2 2 हाइड्रोजन, O2 2 ऑक्सीजन, O3 3 ऑक्सीजन, ओजोन Cl2। क्लियर। आओ नेक्स्ट, अब देखो विषम अणु, ऐसे अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु के संयोजन से निर्मित होते हैं, विषम अणु कहलाते हैं। सभी यौगिक अणु विषम अणु होते हैं। अब देखना यहाँ क्या था भाई, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ है कि सभी तत्वों के अणु समअणु होते हैं। मतलब सभी तत्व शुद्ध पदार्थों में पाए जाते हैं, प्योर होते हैं, उसे अलग करके दूसरे किसी से ऐड नहीं किया जा सकता है। और तत्वों के सभी अणु समअणु होते हैं, लेकिन यौगिक के सभी अणु विषम अणु होते हैं। जैसे जल H2O हो गया, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो गया, तो ये विषम अणु हो गया। क्या हो गया ये विषम अणु हो गया। देखो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है। यहाँ कार्बन के साथ कार्बन ऐड नहीं हुआ है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन उपयोग हुआ है, इसलिए CO2 बन गया, वह H2O बन गया। एक पॉइंट वाली बात यहाँ याद करना है कि सभी यौगिकों के अणु विषम अणु होते हैं, सभी यौगिकों के अणु विषम अणु होते हैं। नेक्स्ट आओ, अब देखो परमाणुकता, एटोमिसिटी। अब देखो किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है। अब देखना है यौगिक की एक अणु के निर्माण में, एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या, इसका मतलब सबसे छोटा कर परमाणु, परमाणु के बाद अणु, अणु के बाद पदार्थ, पदार्थ के बाद जैसे ऐड करो इसमें वस्तु का निर्माण हो जाएगा, बहुत सारे अन्य भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण हो जाएगा इससे। तो सबसे छोटा जो हो गया परमाणु हो गया। अब कह रहा है कि यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता, एटमोसिटी कहलाती है। नेक्स्ट अब देखो परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 वर्गों में बांटा जाता है। परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा जाता है। अब देखो तत्व यौगिक, एक अणु में परमाणुओं की संख्या, परमाणुकता वर्ग। अब देखो आर्गन, परमाणु संख्या 1, एक अणु में परमाणु संख्या 1, परमाणुकता वर्ग एकल परमाणुक। आर्गन में क्या हो जाएगा, एकल परमाणुक हो जाएगा। हीलियम, एक अणु परमाणु संख्या 1, एकल परमाणुक। अब देखो Fe आयरन, एक अणु में परमाणु संख्या 1, ये भी एकल परमाणु। हीलियम, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, H2 आ गया, तो एक अणु में परमाणु संख्या 2 हो गई और 2 परमाणु हो गया। जहाँ 2 आया तहाँ 2 परमाणु, जहाँ 1 आया तहाँ एकल परमाणु। अब देखो Cl2 2 परमाणु, H2O, तो H2 और O 3 हो गया ना, 3 तो 3 परमाणु। अमोनिया NH3, तो H3 और N 3 1 4, चतुर्थ परमाणु। सल्फर S8, मतलब बहुपरमाणुक माने ज्यादा परमाणु। अब नेक्स्ट आओ, अब देखो तत्व यौगिक और परमाणु की संख्या। अब देखो Fe, इसमें अभी देखबे किए हैं 1, कैल्शियम 1, H2 2 है, परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी। H2SO4, अब देखो 4 और 2 6 1 7, CaSO4 6, Ca3 PO4 2 13, H3PO4 8, CaOH का होल 2 5। अब उसके बाद से है NH4Cl 6। अब देखो यहाँ
जैसे जैसे ही आया है ना वैसे वैसे निकल के बाहर आया। आप देखो Fe1, Ca1, H2 2। अब देखो 4 और 2 6 और 1 7। अब देखो 4 O2 O4 है 4, 1 5 1 6, ठीक है। अब देखो 13, ये कितना हो गया 13 हो गया 4 4 दूना 8 8 3 11 11 1 12 1 13। अब देखो H3PO4 ये कितना है 8 है 4 3 7 1 8। अब देखो ये 5 है CaOH को होल 2। अब देखो ये 2 2 2 4 1 5। अब देखो NH4Cl ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट आओ। अब देखो ये मानव शरीर में उपस्थित यौगिक का क्रम। मानव शरीर में उपस्थित यौगिक का क्रम क्या है? तो मानव शरीर में यौगिक कौन सा पाया जाता है? जैसे तत्व देखे हम लोग, ऑक्सीजन पाया जाता है, क्लियर, ऑक्सीजन पाया जाता है। अब यौगिक क्या पाया जाता है? यौगिक पाया जाता है H2O जल। उसके बाद क्या पाया जाता है? प्रोटीन, उसके बाद फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, क्लियर। उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। अब देखो H2O जल की प्रकृति में सामान्य गुण क्या होता है? यह एक यौगिक है, सही बात है। H2O है ऑक्सीजन और हीलियम का, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। इसमें परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो परमाणुओं का अनुपात होता है 2:1, यानी कि H2O, क्लियर हो गया। अब देखो परमाणु भार का अनुपात कितना होता है? परमाणु भार इसका डबल होता है, 20 तक डबल जाएगा, 20 तक कैल्शियम तक डबल जाएगा। तो 2:16, 1:8 होता है, गुणे 2 कर देंगे तो 2:16 हो जाएगा। अब देखो परमाणु की संख्या 3, समझ में आ रहा है ना? ये 3 तत्वों का प्रकार 2, इसका क्वथनांक जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में होगा तो, नहीं तो 373 केल्विन अगर केल्विन में होगा तो, 80 डिग्री रोमर और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। माने कहने का मतलब है कि जल का क्वथनांक बिंदु जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन, 80 डिग्री रोमर और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखो हिमांक इसका क्या होता है? माने कितना पर जम जाएगा ये जल? 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 0 डिग्री रोमर और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये हिमांक बिंदु हो गया, जल इतना पर जम जाएगा, और क्वथनांक बिंदु हो गया, यहाँ से जल क्वथन करना शुरू हो जाएगा, वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आओ। अब देखो मिश्रण, तो तत्व हम देख लिए, यौगिक देख लिए, अब देखेंगे मिश्रण। अब देखना, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, उसमें ना ये देखा जाए कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, मिला दिया जाए तो हम मिश्रण कहलाता है, ठीक है। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है, सही बात है। मिश्रण में उनके अवयवी जो कंपोनेंट होता है ना, उस तत्वों का गुण जो है मौजूद होता है। मिश्रण की संरचना तय नहीं होती, जैसे हवा मिश्रण है, बारूद मिश्रण है, चीनी पानी का मिश्रण आदि। अब देखो मिश्रण के प्रकार। मिश्रण का प्रकार एक्चुअली होता है 2 प्रकार के मुख्य रूप से। एक समांगी होमोजेनियस मिक्सचर, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान हो। पर जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब सभी गुण एक समान है, समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे चीनी का नमक में विलयन, चीनी का नमक में विलयन, एल्कोहल तथा जल का मिश्रण, चीनी का नमक में विलयन, सभी गुण एक समान हो जाता है। एल्कोहल तथा जल का मिश्रण, सभी गुण एक समान हो जाता है, एक में मिल जाता है। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, तो दोनों के गुण एक समान है। रेत को और जल को एक में मिला देंगे तो दोनों गुण समान होगा? नहीं होगा। पेट्रोल जल का मिश्रण होगा, एक समान होगा? नहीं होगा। दूध भी है, दूध विषमांगी मिश्रण को कीप या फनल से अलग करते हैं। अब देखो केवल विषमांगी मिश्रण ही टिंडल प्रभाव दर्शाता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट
दर्शाता है, केवल विषमांगी मिश्रण ही। समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाता। ये एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है और आपका होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ तत्व अकेले सूत्र होता है, इसमें किसी का कोई मिलावट या ऐड कुछ होता ही नहीं है। देखो एग्जाम्पल लोहा, निकेल और कोबाल्ट है ना जी। यौगिक एक या एक से अधिक सूत्र, एग्जाम्पल CO2H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मिश्रण कोई सूत्र नहीं होता, मिश्रण का कोई सूत्र होता ही नहीं है। एग्जाम्पल शरबत का क्या सूत्र होगा जी? होगा सूत्र शरबत का? बताओ, नहीं होगा। वायु, वायु का क्या सूत्र होता है? मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। यौगिक का एक या एक से अधिक सूत्र हो जाएगा और तत्व का अकेले सूत्र होता है। वो अकेले अपने स्थान पर है। FeCaO2 NiCO, ये सब अपने आप में अकेले सूत्र इसका होता है। बाकी मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। अब शरबत है, वायु है, ये सब का सूत्र तो एक्चुअली होगा नहीं। अब देखो मिश्रण को अलग करने की विधियां, एक होता है रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो यहाँ इस विधि के द्वारा किसे अलग किया जाता है? अब देखो किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को रवाकरण कहते हैं। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा बदल करके ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को रवाकरण कहते हैं। इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के कंपोनेंट या अवयवों या संगठनों का पृथक्करण किया जाता है। ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के अवयवों या संगठनों का पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा किया जाता है। माने विलयन को धीरे धीरे ठोस या ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने के बाद जो विधियां बनती है उसी को रवाकरण कहते हैं। नेक्स्ट अब देखो आसवन, डिस्टिलेशन। अब देखो किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करके, माने वाष्पीकृत करके फिर पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। जैसे समुद्री जल का शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? आसवन की विधि द्वारा किया जाता है। आशुद्ध जल इसी प्रकार तैयार किया जाता है। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार का शुद्ध जल मिलता है वह आसवन कहलाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आओ प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसको देख लो। ऐसा मिश्रण जिसके संगठन के क्वथनांकों में, क्वथनांकों मतलब जहाँ से वह क्वथन की क्रिया प्रारंभ कर जाए वहाँ तक कम से कम अंतर होता है, उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्रयोग या इसके फॉर्मेट के द्वारा अलग उसे किया जा सकता है। अब देखो जैसे भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से विभिन्न संगठक बनते हैं, जैसे कि पेट्रोल, किरोसिन, जब धीरे धीरे वर्स्ट क्वालिटी या ख़राब क्वालिटी होते जाएगा, डीजल, डीजल के बाद एक और क्वालिटी उसका बनेगा, डीजल के बाद ग्रीज बनता है, उसके बाद डामर, गिट्टी, ये सब धीरे धीरे बनने लगता है। अब देखो जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। माने किसी पदार्थ के क्वथनांक के बीच जब 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम का अंतर हो तो उसे प्रभाजी आसवन द्वारा विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, साइंस टॉप नहीं, आसान है। मेहनत करो, इसका नोट्स बनाओ और संदार तैयारी कर लो। अब देखो भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है, जो जल में अविलय होते हैं। माने अविलय मतलब जल में घुलते नहीं हैं परंतु गर्म करने पर वाष्पशील हो जाते हैं, प्रायः अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। जैसे मेथिल एल्कोहल, एसीटोन एथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल के बारे में जानते होंगे आप लोग, एथिल एल्कोहल के बारे में जानते होंगे। ये जहरीली शराब का नाम है और ये जहरीली शराब नहीं होता है, लेकिन हालांकि ये भी मेथिल एल्कोहलिक शराब होता है, नुकसान दोनों करता है। एसीटोन, ये सब का जो पृथक्करण की विधि है भाप आसवन द्वारा किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आओ निस्यंदन।
निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। नाम से ही स्पष्ट होता है कि फिल्ट्रेशन, फिल्टर के माध्यम से किन पदार्थों को अलग किया जा सकता है। आप देखो, निस्यंदन एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया है जो एक फिल्टर माध्यम का उपयोग करके ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ के मिश्रण को अलग करता है। ठोस पदार्थ को अलग कर देगा और तरल पदार्थ को अलग कर देगा। यही फिल्ट्रेशन विधि कहलाती है। जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है, रेत, महीन बजरी और मध्य बजरी को यह अलग कर सकता है। एक फिल्टर के माध्यम से पदार्थ के मिश्रण को अलग कर सकता है। नेक्स्ट आओ, आप देखो, विलवीकरण, डीसैलिनेशन, वह प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करके मीठे पानी में बदला जाता है। देखो कितना बढ़िया शानदार कंसेप्ट है। वह प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करके, नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग कर लिया और उसके बाद मीठे पानी में उसको बदल दिए, तब उस विधि को क्या कहते हैं? विलवीकरण कहते हैं या डिसैलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आओ, अब देखो, विसरण, डिफ्यूजन, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना, दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। अब देखो, अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होता है। सही बात है, विसरण मतलब होता है डिफ्यूजन। अगर अत्यधिक रिक्त स्थान है तो उसमें गैसों का डिफ्यूजन बहुत अधिक तेजी से होता है। घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। तापमान के बढ़ते विसरण का गुण बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से विसरण का गुण भी बढ़ता है। विसरण के गुण के कारण ही, अब देखो, गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। किसके कारण? विसरण के कारण। लिख लेना इसको, सबको लिखो। इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना किसके कारण? डिफ्यूजन या विसरण के कारण फैल जाता है भाई। मलमूत्र की दुर्गंध का नाकों तक पहुंचना, ये भी तो विसरण के कारण होता है जी। मलमूत्र का दुर्गंध नाकों तक पहुंचाना, ये तीन जो उदाहरण है बहुत शानदार है, विसरण का कारण और उसका गुण को दर्शाता है। नेक्स्ट आओ, अब देखो, परासरण, वो तो देख लिए परासरण, विस्मरण, वो तो देख लिए हम लोग विसरण कि फैलना, ज़्यादा दूरी स्थान देख लिया फैल गया, इत्र का दुर्गंध हो गया, मलमूत्र का दुर्गंध हो गया, सब विसरण कारण होता है, डिफ्यूजन कारण होता है। अब देखो परासरण उल्टा है। अब देखो, इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। माने कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं, उसे परासरण कहते हैं या ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखो, किशमिश को जल में डालने पर उसका फूलना, मतलब अपने सिकुड़ा हुआ अवस्था से ये खूब एक्सपेंस हो जाएगा, फैल जाएगा, पूरा फूल जाएगा। किशमिश को जल में डालने से उसका फूलना, ये कौन सी विधि है? ऑस्मोसिस कहलाता है, ये इसको परासरण कहते हैं। अब देखो, एक और आता है व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो, अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना ही व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। परीक्षा थोड़ा सा एग्जाम्पल, इसका डिफिनेशन थोड़ा ध्यान देना। कह रहा है कि अणुओं का अत्यधिक माने अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना व्युत्क्रम परासरण या आपको रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। जैसे उदाहरण, समुद्र जल से आसुत जल बनना, समुद्र जल से इस विधि के द्वारा आसुत जल बनना। अब देखो, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करने निष्पावन कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाता है। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। अब देखो, तली में बैठा अवक्षेप अवसादन और ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। अब देखो, रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्रोमैटोग्राफी। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि द्वारा किया जाता है?
मंथन विधि, मथना विधि, मथना विधि के द्वारा किया जाता है। लस्सी से वसा को, अरे दही से घी को अलग करना मंथन विधि के द्वारा किया जाता है। आओ नेक्स्ट, मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है, अभी बताए ना हम। तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त किया जाता है? ये होता है निस्तारण या निस्पंदन। निस्तारण या निस्पंदन। मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? निस्तारण एवं निस्पंदन। अब देखो, पानी एवं CuSO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है। पानी एवं माने कॉपर सल्फेट पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट अलग किया जाता है। माने ये जो है ना CuSO4, इसमें ऑक्सीजन भी है। किस विधि द्वारा इसे अलग किया जा सकता है कॉपर सल्फेट को? वाष्पीकरण विधि द्वारा, इवोपरेट विधि द्वारा, प्रोसेस द्वारा वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से बढ़ जाता है। अब देखो, वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार ताप, इस पर जब ताप बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आओ, अब देखो, ठोस द्रव गैस पर ताप का प्रभाव क्या होता है? अब देखो, यहाँ ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन। अब देखो, यहाँ पर गलनांक होगा, मेल्टिंग, ये हो जाएगा गलनांक होगा तो लिक्विड किस में जाएगा? तो इवोपरेट करेगा, इवोपरेट करके कहाँ जाएगा? गैस में। अब देखो, फ्रीजिंग होगा, फ्रीजिंग होगा, फ्रीजिंग होगा तो कहाँ आएगा? सॉलिड में। और सॉलिड से कहाँ जाएगा? डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा सीधे गैस में। अब देखो, यहाँ से देख लो, ये सॉलिड है, गलनांक के द्वारा कहाँ जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड से कहाँ जाएगा? ये लिक्विड से कहाँ जाएगा? गैस में। तो यह प्रोसेस है, इसे देख लो, एक बार शानदार तरीका से इसे समझ लें। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको देखते हैं हम लोग। अब देखो, ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, उस पर कुछ टेम्परेचर देकर थोड़ा सा उसे इवोपरेट करने की विधि अपनाना गलन कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना, इस सब ठोस का द्रव में बदलना, ये भी जल हो जाएगा। द्रव का ठोस में बदलना, ये भी जल हो जाएगा, ये जमना कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना डिपोजिशन कहलाता है। डिपोजिशन डायरेक्ट माने गैस का सीधे ठोस में बदलना। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ये भी जल के माध्यम से हो सकता है। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में, वाष्प जो होता है ना, उसे फिर से संघनन विधि द्वारा द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखो, ठोस, द्रव और गैस, ये ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, मतलब ऊष्मा को अवशोषित करती है। गैस, द्रव और ठोस, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा को अवशोषित करना, या ऊष्माक्षेपी ऊष्मा को बाहर निकालना। एक होता है अंदर अवशोषित करना, एक है बाहर निकालना। तो इसकी विधि होती है, सबसे अधिक होता है ऊष्माशोषी प्रक्रिया किसमें? ठोस में, तब द्रव में, तब गैस में। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? गैस में, तब द्रव में, तब ठोस में। अब देखो, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, तथा क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। दोनों देख लेना। यहाँ कह रहा है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवोपरेशन कहते हैं, तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना, माने उससे ऊपर वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। क्या है? सतही प्रक्रिया है। अब देखो, यहाँ ऊर्ध्वपातन, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, सीधे गैस में, और गैस से फिर सीधे ठोस में, तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है, तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे देख लो, कपूर हो गया, डायरेक्ट ठोस से एक ही बार गैस में। आयोडीन हो गया, गंधक हो गया, नौसादर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, नेफ्थलीन हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, ये सब जो है बताए हैं एग्जाम्पल, ये डायरेक्ट ठोस से एक ही बार गैस में परिवर्तित हो जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो। अब देखो, बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है।
माने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। इफेक्ट है सब। समुद्री घास लेमिनेरिया से क्या प्राप्त किया जाता है? आयोडीन प्राप्त होता है। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम होता है। समुद्र के पानी में तो एक्चुअली सोडियम होता ही, NaCl होता है। उच्च दाब तथा निम्न ताप पर गैस संगठित हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। अब देखो, भार N2 ज़्यादा है किससे? हीलियम से, He से। अब देखो, प्रथम सबसे हल्की गैस कौन है? तो कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। द्वितीय सबसे हल्की गैस, प्रथम हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। H2, हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहा जाता है, आवारा तत्व भी कहा जाता है, आवारा गैस भी कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस अधिक ज्वलनशील होता है, जिसके साथ ऐड कर दीजिएगा जलना शुरू कर देगा। अब देखो, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान की टायरों में पहले भरी जाती थी हीलियम गैस, अब भरी जाती है N2 गैस। क्लियर? अब नेक्स्ट आओ, वायुयान की टायरों में भरी जाती है वही हीलियम, अब N2 भरी जाती है। गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पतालों में प्रयोग होता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम, पानी द्रवावस्था में। अब देखो, कम गहराई पर समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। कम गहराई पर गोताखोर जो होता है, कम गहराई पर जाने पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण लेकर जाता है, लेकिन अधिक गहराई पर समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाता है। दोनों पॉइंट नोट करने वाली बात है। कम गहराई पर ऑक्सीजन और N2 गोताखोर लेकर जाता है, ज़्यादा गहराई पर ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाता है। फुटबॉल में भरी जाती है कौन सी गैस? देखो, N2, नाइट्रोजन। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो होता है हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट आओ, देखो नेक्स्ट, यदि दो गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हुए हों और उनमें एक साथ छेद कर दिया जाए, दो गुब्बारा है और समान उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हुए हैं, एक साथ छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचित हो जाएगा, क्योंकि हल्की गैस है, द्वितीय हीलियम है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचित हो जाएगा। अब देखो, अस्पतालों में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए जो पात्र में द्रव अवस्था में होता है, सिलेंडर होता है ना। अब जो कोल्ड ड्रिंक, फिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा द्रव में गैस का मिश्रण है। अब देखो, कोल्ड ड्रिंक, फिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा द्रव में गैस का मिश्रण है। जाहिर सी बात है, सोडा को निकालते हैं तो द्रव में गैस उसमें सराक सराक करता है ना, तो द्रव में गैस का मिश्रण है। दाब भरण प्रणाली, LPG गैस का भरना। पंप भरण प्रणाली, पेट्रोल का भरना। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है जो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। अब पता चल गया होगा कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है जो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। अब देखो, CO2 + H2O = H2 + CO3, यह कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आओ, अब देखो, गैस का द्रवण निम्न ताप एवं उच्च ताप पर सुगमता से संपन्न होता है। हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाने पर उसके बाद ये फट जाता है। देखो, अभी देखे हैं ना, H2 सबसे पहले फटेगा, अधिक दूर जाएगा। हीलियम या नाइट्रोजन सबसे कम ऊपर जाएगा, जब इसमें भरेंगे तो सबसे कम ऊपर जाएगा। नेक्स्ट आओ, अब देखो यहाँ पदार्थ क्वथनांक। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अशुद्ध पानी का
100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। भारी पानी का गुरु जल 101.4 डिग्री सेल्सियस, 101.4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, D2O यहाँ है भी। तो देखो ईथर, इसका क्वथनांक बिंदु कितना है, एग्जाम में पूछा हुआ है, 34 डिग्री सेल्सियस। कितना है ये? 34 डिग्री सेल्सियस। अब देखो वर्षा का जल, आशुत जल विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा का जल और आशुत जल विद्युत का कुचालक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर के अंदर का दाब बढ़ जाता है। और तो तापमान में लगभग 125 डिग्री सेल्सियस से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस तक कुकर का तापमान हो जाता है। ठीक है, इसलिए खाना जल्दी, भोजन जल्दी पक जाता है। अब देखो बारूद, बारूद के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं। बारूद की खोज रोजन बेकन ने किया। अब देखो बारूद किसका मिश्रण होता है? बारूद चारकोल, गंधक और सोरा का मिश्रण होता है। किसका किसका? चारकोल, गंधक और सोरा का मिश्रण होता है। अब देखो सोरा या नाइटर, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा का नाम जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सोरा या नाइटर। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया चूना पत्थर या संगमरमर। Hg पारा हाइड्रा गायरम पारद, जिसे क्विक सिल्वर या द्रव धातु भी कहते हैं। मोती का मुख्य अवयव क्या है? मोती का मुख्य अवयव है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का। कैप्सूल का आवरण बना होता है जिलेटिन, जो प्रोटीन है जो जल में घुलनशील होता है। तो कैप्सूल का आवरण भी जिलेटिन का बना होता है। अब ये रहा केमिस्ट्री से संबंधित, रसायन विज्ञान संबंधित दूसरा क्लास। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच करें। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।